Hello learners, welcome to IAS Marathon and yes, I am back with the new lesson and ये हमारा कंटिन्यूशन है जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड यस, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है 2021 का एंड इसके बारे में इसको एनालिसिस कैसे करना है और इसको सॉल्यूशन फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन ये सब बनाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। बट एक बात जो है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, इतना एनालिसिस करने के बाद इतना तो हम कह सकते हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, बेसिकली उसका पेपर में आने वाले क्वेश्चन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है। आप खुद भी जानते हो ये सब बातें। आप पेपर देखिए, फिर आपने जो साल भर स्टडीज़ की है वो देखिए। करंट अफेयर्स का तो कोई एक सोर्स मुझे आप बताएं जो कि आप पेपर में उससे क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत दावे करते हैं हमारे इतने क्वेश्चंस आते हैं, उतने क्वेश्चन आते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, एक बात ज़रूर है, इतना सा बता दूं कि यूपीएससी जो है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई उन स्पेसिफिक बुक हुई या फिर कुछ भी ऐसा रेफरेंस मटेरियल जो बच्चे यूपीएससी के लिए स्टडी करते हैं, जो मटेरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कराते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उन्हीं पर डिपेंड कर जाते हैं। और यूपीएससी हैव ऑलरेडी उसका एक पूरा सेट पैटर्न है ना। और इस बार भी थोड़े बहुत चेंज किए थे उसने। यूपीएससी का पहला जो पेपर हुआ, उसके बाद सीसेट में जो पेपर हुआ, जो पहले पेपर में क्वेश्चन आए थे वही सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन के तौर पर पूछ लिए गए। सो यूपीएससी का एग्ज़ाम तो टोटल अनप्रेडिक्टेबल है ना। कोई भी कहीं भी आप जा करके पढ़ लें। अभी आपको बताऊंगा मैं एंड में कि क्या एक्चुअली करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने ये भी कहते सुना है कि साल भर इतना कुछ पढ़ा लेकिन उनसे कुछ भी नहीं आया। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी आप साल भर जिसने फॉलो किया हो सबको पता है कि क्या एक्चुअली हुआ है ना। सो करना क्या चाहिए बेसिकली, अभी का जो पेपर था वो अप्लाइड पार्ट में बेसिकली पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं और क्या उनको अप्लाई कर सकते हो क्या आप, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अप्लाइड पार्ट से आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपका बेसिक हर एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल पॉलिटी और इकोनॉमी के काफ़ी सिंपल सवाल थे, तो उसमें आपको अगर आपके बेसिक बहुत ही अच्छे हैं तो आप उन पे ही रिलाई करें और बेसिक सोर्सेज को अच्छे से पढ़ें। इतनी बार पढ़ें कि आप उन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे जिनमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। और जो क्वेश्चन यूपीएससी छोड़ने के लिए बनाती है ताकि जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट है, जो कि 100 के 100 अटैम्प्ट करके आते हैं, उन एस्पायरेंट को एलिमिनेट करने के लिए जो यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो आपको वहाँ पर पहचानने पड़ेंगे विद इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। बेसिक स्टफ। सेकेंड, प्रैक्टिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पेपर सोल्व कर लिए थे लेकिन उन्होंने ओएमआर में उनको फिल नहीं किया, ठीक है। जो गोले करने होते हैं ओएमआर में वो नहीं किया, तो मेरे को पता चला काफ़ी लोग वहाँ पे रोए भी थे। और काफ़ी अनफॉर्चुनेट थिंग हुई कि इस तरीके से भी इवेंट हुए वहाँ पे कि एग्ज़ाम में उसने पेपर में फुल कर लिए कुछ स्टूडेंट्स ने, लेकिन ओएमआर में फिल नहीं कर पाए, तो उनका पूरा साल ख़राब हो गया इस तरीके से। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप टाइम को मैनेज करें एंड अटेम्प्ट तो दे करके आना ही है, पूरा जान लगा दे, अपनी 100% देके आए, ठीक है। और अब जो बेसिकली पेपर हो चुका है ना, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। अब जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें आपको होता है तो आप मेंस पढ़िए, ठीक है। मेंस तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करनी है बेसिकली। अगर आपको मेंस के लिए मौका मिलता है तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे से अपनी फुल कैपेसिटी के साथ प्रिपरेशन करनी है। और अगर नहीं होती है तो फुल कैपेसिटी तो रखनी है, लेकिन आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे अपनी गलतियों को एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद आप प्री की तैयारी करें, ठीक है। मेंस की करते रहें। बाकी किस तरीके से करनी है मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी की वीडियो थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हो, राइट। तो और वैसे भी काफ़ी सारी आंसर कीज़ आती हैं, तो आंसर कीज़ जो है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, लेकिन उनमें से भी मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल गलत होते हैं क्योंकि यूपीएससी के अपने अलग आंसर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स्ड हैं उनके। अगर उनके आंसर जो सी आया है तो सी है उनका, चाहे कोई भी लॉजिक लगा के आप मान लो। ओके, सो फ़िलहाल तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जो एक्चुअली में आपके काम आएगा, है ना। तो प्लीज़ शेयर करना इनको जितना भी हो सके। फिलहाल ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। हम अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का एक सेट कंडीशंस हैं
और किन आधारों पर, किन नीड्स के टाइम पे हमको अमेंड करना चाहिए, ये भी सब बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यस, सो इतना भी इजी नहीं है जितना ब्रिटेन में है, और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि यूएसए में है जितना। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। बहुत ही अच्छी लाइन, मेंस में लिखे, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। यानी कि फ्लेक्सिबल भी नहीं है और इतना रिजिड भी नहीं है, एक सिंथेसिस है दोनों का, है ना। सो अभी तक आपको बताया कि चले मुझे बताएं आप अभी तक जो है कितने अमेंडमेंट टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप। आर्टिकल 368 ऐसा आर्टिकल है जो पार्ट 20 में है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर मेंशन है व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके प्रोसीजर को, है ना, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अमेंड करें, उसकी प्रोसीजर क्या है ना। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यस, कुछ कैसे भी चाहे एडिशन करें, रिपील करें, वेरिएट करें कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को, बट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्पस, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अंडर द लॉ इसको अमेंड करना चाहिए, है ना। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको केशवानंद केस में बताया था बेसिकली, है ना, काफ़ी अच्छे से डिटेल में पूरा का पूरा केशवानंद केस समझाया। उसके अलावा भी काफ़ी सारे केस समझा रखे हैं, लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक। सो इसमें भी समझाऊंगा कि किस तरीके से केशवानंद भारती में केस के अंदर 1973 का केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, है ना। सो यस, 1973 याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। सो प्रोसीजर क्या है? सो मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर आर्टिकल 378 के अंदर मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का इनिशिएशन कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेस कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। अगर कोई स्टेट चाहे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो नहीं कर सकता। इट इज़ बेसिकली, इसलिए हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, ना कि जो है फेडरल नेशन, है ना। यस, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द, यस, सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। देखो, प्राइवेट मेंबर कौन है? कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का, या फिर जो है अपोजिशन का हो, या कोई भी पार्टी का हो, हर वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, अगर उसने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है, दैट इट इज़ आपका प्राइवेट मेंबर बिल, है ना। तो प्रेसिडेंट की इसके लिए प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। तो थर्ड इसके अंदर आता है कि कोई भी हाउस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल को पास कर सकता है, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, याद रखना, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ देम, है ना, जो वहाँ पे प्रेजेंट एंड वोट करेंगे। तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है। सो तभी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट पास होगा, राइट। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, अलग अलग पास करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो बिल है आपका वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने, तब जाके आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, राइट। बट मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में बिल अटक गया, पास नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अगर वहाँ पर रूलिंग पार्टी की स्पेशल मेजोरिटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दैट इज़ वेरी टफ इन द राज्यसभा, है ना। सो यस, सो दोनों हाउसेज में अगर डिसएग्रीमेंट होता है किसी प्रोविज़न को लेकर के या अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए, उनको पास कराने के लिए, ठीक है। तो दोनों हाउस की एक कंबाइंड सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें फिर डेलिब्रेशन होता है, फिर बिल को पास किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो जॉइंट सिटिंग होगी ना, उसको चेयर कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो इसको चेयर करेंगे, ना कि राज्यसभा के, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है एंड एक्स ऑफिशियो है। यानी कि देखो, स्पीकर स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया जाता है, आई मीन इलेक्ट किया जाता है विद इन द हाउस, बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना भारत के अंदर, वो सीट है वाइस प्रेसिडेंट की, एज वेल एज आपके स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि हाउस ऑफ स्टेट्स। अब इसमें जो एक्स ऑफिशियो बेसिकली यहाँ पर रोल प्ले करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, है ना।
तो इफ़ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसको देखो, अगर मान लीजिए स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है जो अमेंडमेंट के अंदर आ रहा है, या फिर स्टेट्स के बिजनेस से रिलेटेड है, देन ये फेडरल बेसिकली प्रिंसिपल है, उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट की लेजिस्लेचर्स से उसको रेटिफाई कराना पड़ेगा, यानी कि वहाँ से पास कराना पड़ेगा। मिनिमम कितने, हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स से, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ आप उसको वहाँ से पास करा लें, देन इट इज़ टोटली अंडर द रूल ऑफ लॉ, है ना। तो अब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो होंगे हाउस एंड जो प्रेजेंट है हाउस में, और वोट करेंगे, ठीक है। सो ये सिंपल मेजोरिटी है। नेक्स्ट आता है आपका, आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी मान लीजिए इसको रेटिफाई कर दिया, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, और प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही देते हैं, लेकिन समटाइम प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी जो वीटो है ना, वो यूज़ कर लेते हैं। पॉकेट वीटो हुई, सस्पेंसिव वीटो हुई, ठीक। आप मुझे लास्ट वाली बताओगे कौन सी एक वीटो है जो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है। सो द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विदहोल्ड हीज असेंट द बिल, नो रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्ट। देखो यहाँ पर ये जो वाली मैंने बात बताई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अलावा अगर कोई बिल आता है, मनी बिल के भी अलावा कोई बिल आता है, तब ये प्रेसिडेंट अपनी वीटो को यूज़ कर सकता है। बट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करना ही पड़ता है, असेंट देना ही, आई मीन वो अपना डिसीजन को विद होल्ड भी नहीं कर सकता, यानी कि वो उस पर जो है उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा, है ना, उसको साइन ही करना पड़ेगा बेसिकली, एंड वो रिटर्न भी नहीं कर सकता रिकन्स्टिट्यूशन के लिए पार्लियामेंट में। जबकि दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल नहीं होते हैं, उनको प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इनका रिकन्सिडरेशन होना चाहिए, तो वो वापस इसको भेज देता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट उसको रिकन्सिडर करके अमेंड कर दे या फिर अमेंड करके, ठीक है, उसको वापस से असेंट के लिए देती है, तब उसको साइन करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, राइट। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम एन एक्ट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द एक्ट, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर भी है, हमने पढ़ लिया। अब गाइस जो टाइप्स है ना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, और कुछ नए चीज़ें हैं वो भी इंट्रोड्यूस करूँगा आपसे बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।